हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हमारा टॉपिक क्या है वो आपके सामने है। 11th एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था 11 क्लास का इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का दो पार्ट है, लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी है वो जीके के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, किताब का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, से 200 महत्वपूर्ण प्रश्न यानी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए गए प्रश्न शामिल किए गए हैं इस क्लास में। जो कि आपको जितना भी टाइम लगे, 200 सवाल में तो आपका टाइम लगेगा ही। जो कि 200 एमसीक्यू हमारा इंपॉर्टेंट होगा जैक बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, रेलवे, एसएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें आपका एनसीईआरटी रेलवे एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर आपको काम हो तो उसमें आप इन टॉपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें हम लोग का क्या क्या शामिल रहेगा वो हम लोग देख ले। ये तो रहा आपका किताब का हेडिंग। तो ये तो किताब का हेडिंग है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो कि हमारा कक्षा 11वीं के लिए एनसीईआरटी की किताब है, जो कि पूरे भारतवर्ष में चलती है। तो ये जो किताब है आपका, ये आप देख सकते हैं, ये 2024-25 सेशन का किताब है। इसमें विषय सूची हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें कहाँ कहाँ से सवाल शामिल रहेगा, ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें से जो आपका अध्याय 1 है, जैसे इकाई में बटा हुआ है। इकाई 1, विकास की नीतियां और अनुभव, 1947 से 90 तक भारत देश कैसे विकास किया। जैसे अध्याय 1 में आपका है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। 1947 से पहले जब भारत ठीक आज़ाद होने वाला था, उस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। औपनिवेशिक शासन में क्या कैसा था, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विदेशी व्यापार, जननांकीय परिस्थिति, व्यावसायिक संरचना, आधारिक संरचना, ये सभी कैसी थी, इस पर सवाल शामिल किए गए हैं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90 तक यानी पंचवर्षीय योजना, कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यापार नीति, ये शामिल किया गया है। इकाई 2 आपका आर्थिक सुधार है। 1991 से उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इस पर एक समीक्षा, इसकी पृष्ठभूमि, तीनों का डिटेल। और इकाई 3 में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां, और उसमें अध्याय 4 है मानव पूंजी का निर्माण। मानव पूंजी क्या है, इसका स्रोत, मानव पूंजी और मानव विकास, उसके साथ भारत में मानव पूंजी के निर्माण की स्थिति, ये सभी चीज। फिर है ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास के बारे में पूरा डिटेल। फिर है रोजगार संवृद्धि यानी श्रमिक और रोजगार में भागीदारी, स्वनियोजन और भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकरण, बेरोजगारी, सरकार रोजगार सृजन, ये शामिल किया गया है। उसके साथ ही पर्यावरण और धारणीय विकास, ये भी शामिल किया गया है। ये नया सिलेबस से आपका है। और फिर आपका भारत और पड़ोसी देश, यानी जैसे भारत के बगल में पाकिस्तान है और चीन है, चीन और पाकिस्तान के साथ एक तुलनात्मक अध्ययन। इतने सारे टॉपिक से आपके लिए 200 प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो कि 2024-25 संस्करण से शामिल किया गया है। तो ये रहा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसका इंट्रो। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सवाल इस बुक से, और हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग जाएंगे आखिरी 200 प्रश्न तक एक ही वीडियो में। तो वीडियो में आप बने रहिए, और चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी लोग को भी आप बताइए इसके बारे में, ताकि हमें मनोबल मिले और हम लोग ऐसे वीडियो आपके लिए ला पाएँ। तो ये रहा पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल जो है वो क्या है वो हम लोग देख लें। सवाल है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष या 250 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा, स्वतंत्रता से पहले भारत 200 सालों तक ब्रिटिशों के कब्जे में था। तो यह जवाब होगा आपका कितने साल, 200 साल। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व संध्या भारतीय जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था। यानी स्वतंत्रता पूर्व संध्या यानी 1947 में भारत सरकार किससे कमाता था और लोग किससे कमाते थे, उद्योग से, कृषि से, सेवा से या संचार से। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा उद्योग मेन था, तो वो था कृषि। कृषि पूरे भारत की रीढ़ थी। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध मलमल का मूल निर्माण क्षेत्र रहा है। तो मूल निर्माण क्षेत्र मलमल का कहाँ रहा है, दिल्ली के आसपास, काठमांडू के आसपास, ढाका के आसपास या रंगून के आसपास। तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या होगा, वो चलिए देख लें। तो मलमल के लिए सबसे जो प्रसिद्ध जगह था वो था ढाका के आसपास। तो ढाका के आसपास मलमल का काफी उत्पादन हुआ करता था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता स्तर के लिए उत्तरदायी कारण थे। तो औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषि की उत्पादकता बहुत लो थी, बहुत कम उत्पादन क्षमता थी। इसके लिए क्या कारण थे, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, उर्वरकों का नगण्य प्रयोग, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, या सभी। तो आप पाएंगे सिंचाई व्यवस्था की भी कमी थी, उर्वरक का भी बहुत कम प्रयोग होता था,
प्रौद्योगिकी का भी स्तर बहुत निम्न था। इस प्रकार हमारा जवाब जो होना चाहिए इसका, वो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, तो 5 है। सवाल आपके सामने है, स्वतंत्रता पूर्व सूती कपड़ा मिल प्रायः देश के किस भाग में थी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। तो स्वतंत्रता से पहले जितने भी सूती कपड़े मिल थी ज्यादा से ज्यादा पश्चिमी क्षेत्रों में थी, और ये पश्चिमी क्षेत्र में वर्तमान पाकिस्तान में ज्यादातर मिलें पड़ गई। आज़ादी के बाद ज्यादातर मिलें कहाँ चली गई, तो पाकिस्तान क्षेत्र में चली गई। गुजरात, महाराष्ट्र में कुछ रह गई। अगला सवाल कहता है आपके सामने है, निम्न में से किस उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। कौन सा उद्योग विदेशियों द्वारा स्थापित है, सूती वस्त्र उद्योग, मलमल उद्योग, पटसन उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो पटसन उद्योग का स्थापना का श्रेय जो दिया जाता है विदेशियों को दिया जाता है, यानी अंग्रेजों का है। अगला सवाल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, 1903, 1906, 1907, 1908। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1907। किसने किया, तो जमशेद नसावर टाटा। कहाँ पर किया, तो गांव का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो वह जगह होगा साकची। ये साकची 1919 में बाद में क्या बन गया, तो बाद में जमशेदपुर के नाम से जाना गया, और अब भी इसे क्या कहा जाता है, जमशेदपुर, जो कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। अगला प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस शहर में स्थापित है, बोकारो, रांची, जमशेदपुर या मुरी। तो एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही दिया गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना जमशेदपुर शहर में हुई है। अगला सवाल, पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं, पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं का उत्पादन के लिए क्या बनाते हैं, अनाज का, सेवाओं का, मशीन और कलपुर्जों का या फलों का। तो पूंजीगत उद्योग जो होते हैं वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो बनाती हैं, मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करती हैं। यह बात आपको समझने की जरूरत है। देखिए, उद्योग 2 प्रकार का होता है, एक आपका पूंजीगत होगा और एक होगा उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग डायरेक्ट हमारे लिए यूजफुल वस्तु बनाता है, और हम लोग का यूजफुल वस्तु जिस उद्योग में बनता है उस वस्तु के लिए मशीन बनाता है कौन, तो पूंजीगत उद्योग। पूंजीगत उद्योग में मशीनों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या रमेश चंद्र दत्त। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी गई है भारत के पहले राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक। अगला प्रश्न जो हमारा है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी, आरसी देसाई या रमेश चंद्र दत्त। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, यह होगा आपका रमेश चंद्र दत्त के द्वारा यह किताब लिखी गई है। अगला सवाल, सुएज नहर के माध्यम से व्यापार का परिचालन किस वर्ष शुरू किया गया, 1769, 1869, 1879 या 1969। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 1869 यानी 1869 ईस्वी में। सुएज नहर क्या है, जो कि एशिया और यूरोप को अफ्रीका के थ्रू से होते हुए एक नहर के माध्यम से जोड़ता है, जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है, उसे सुएज नहर कहते हैं। इससे भारत और इंग्लैंड के बीच की दूरी 3 महीने के बजाय 1 माह में कवर की जा सकती है। तो यह दूरी बहुत ही कम हो जाती है। वह नहर का नाम क्या है, सुएज नहर, जो कि मिस्र के बगल में स्थित है। अगला सवाल, औपनिवेशिक शासनकाल में भारत की पहली नियमित जनगणना किस वर्ष की गई, 1781, 1881, 1869, 1951। तो यहाँ बोलता है औपनिवेशिक काल में पहली नियमित जनगणना जब शुरू की गई वो वर्ष था 1881। जनगणना के बारे में आपको कुछ जान लेना चाहिए। पहली बार भारत में जनगणना 1872 में, लेकिन 1881 जब शुरू हुआ उसके बाद हर 10 साल में किया जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में। तो पहली जनगणना ये हो जाएगी, और अगर पहली नियमित में आपकी ये हो जाएगी, पहली नियमित जनगणना आपका 1881, और यह हो जाएगा आपका स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951। ये तीनों डेट आप याद रखिए, हर 10 साल में होता है, याद रखिए, जनगणना से आपका सवाल नहीं छूटेगा। तो अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत में
पहली जनगणना किस वर्ष की गई? 1881, 1948, 1951 या 1961? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की गई। अगला सवाल, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 5, 10, 15, 20? तो सही जवाब आप ऊपर देख चुके कि जनगणना कितने साल में किया जाता है? हर 10 साल में। जनगणना यानी आदमी का गिनती। अगला सवाल देखिए, यहाँ सवाल सोपान से पूछा गया है, जननांकीय संक्रमण का यानी जनसंख्या में बदलाव का। तो भारत में जननांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान माना जाता है 1921 के बाद, 1921 से पहले, 1951 के बाद, 1991 के बाद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रथम सोपान। तो प्रथम सोपान माना जाता है कब का? तो 1981 से पहले को क्या माना जाता है? पहला सोपान। 1921 से पहले का, 1921 से पहले बढ़ रहा था लेकिन 21 में घट गया और 21 के बाद फिर से आबादी बढ़ रही है। अब देखिए, जननांकीय संक्रमण का दूसरा सोपान कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शंस आपके पास सेम है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? तो 1921 के बाद का भारत। तो पहला सोपान 1921 से पहले का और दूसरा सोपान 1921 के बाद का। तो जो 1921 है, इससे एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 1921 को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जननांकीय महाविभाजक वर्ष। जननांकीय महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। कब को? तो ये कहा जाता है 1921 को। क्यों? क्योंकि इस साल इतिहास में पहली बार भारत की आबादी कम हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 27 प्रति हजार, 30 प्रति हजार, 33 प्रति हजार या 36 प्रति हजार? तो इसका सही जवाब क्या होगा? वर्तमान में ये एज पर एनसीईआरटी बुक आपको बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी बुक के अनुसार 33 शिशु प्रति हजार। ये शिशु मृत्यु दर क्या है ये आप जान लें। हजार जीवित बच्चों में जो भी बच्चे 1 साल, 1000 जीवित बच्चे जो पैदा होते हैं 1 साल उम्र से पहले जो मर जाएंगे उन्हें शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में वर्तमान जीवन प्रत्याशा कितनी है? 66, 69, 70 या 72? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्तमान में जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा भारत में वर्तमान में 69 वर्ष है। इसका मतलब औसत जीवन काल जो भारत के लोगों का है वो 69 ईयर्स है। औसत लोग 69 ईयर्स जीते हैं। अगला सवाल, भारत में रेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ है? 1825, 1850, 1925, 1950? तो इस एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है कौन सा जवाब? 1850। लेकिन अगर आपको एग्जाम में एग्जैक्ट अगर पूछे तो एग्जैक्ट आपको बताएं कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चलाई गई। कहां से कहां तक? तो बॉम्बे से लेकर थाने तक। बॉम्बे से लेके थाने तक 34 किलोमीटर की रेल चलाई गई लॉर्ड डलहौजी के कारण। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दादा भाई नेहरू जी, पीसी महालनोबिस, अभिषेक बनर्जी या अमर्त्य सेन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका है क्वेश्चन नंबर 21। तो सही जवाब है अमर्त्य सेन। कब मिला है ये आपको भी जानना चाहिए। तो इनको नोबेल प्राइज मिला है कब? तो 1998 में मिला है। अभिषेक बनर्जी नाम नहीं बल्कि अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला है, सही है। लेकिन पहले भारतीय अमर्त्य सेन। पीसी महालनोबिस को भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। दादा भाई नेहरू जी भारत में राष्ट्रीय आय के पहले गणना करता है। अगला प्रश्न, गरीबी और अकाल नामक किताब किसने लिखा? जगदीश भगवती, वी.के.आर.वी. राव, अमर्त्य सेन, अभिषेक बनर्जी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? तो अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने गरीबी और अकाल नामक किताब लिखा है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 22। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव कब रखी गई है? उड्डयन मतलब एयरलाइंस मतलब एरोप्लेन चलाने वाली कंपनियां। 1832, 1850, 1932, 1950? तो एयरलाइन कंपनियों की जो नींव जो रखी गई है वो कब रखी गई है? 1932 में रखी गई है सबसे पहले। वो भी कौन सी एयरलाइन? तो वो एयरलाइन थी टाटा एयरलाइन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय कृषि की गतिहीनता के उत्तरदायी कारण रहे हैं। ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि की गतिहीनता के उत्तरदायी कारण जो रहे हैं वो ऑप्शन आप देख लें। दोषपूर्ण भूव्यवस्था,
दोषपूर्ण राजस्व व्यवस्था, कृषक वर्ग की दुर्दशा, या सभी। तो ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय कृषि की गतिहीनता के ये सभी कारण तो सही प्रतीत हो रहे हैं। इसका मतलब सही जवाब आपका क्या होगा? तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल है आपके सामने, औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा भारत में आधारिक संरचना के विकास का मूल ध्येय क्या था? यानी औपनिवेशिक शासन के दौरान जो अंग्रेज लोग सड़कें बनवाएं, पुल बनवाएं, भारत की आधारिक संरचना का विकास किया, तो क्यों किया? जन सामान्य को अधिक सुविधा देने के लिए, अंग्रेजी सेनाओं के आवागमन में सुविधा प्रदान करने के लिए, देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए, कि बी और सी दोनों? तो देखिए, जन सुविधा को सेवा देना तो उनका काम था नहीं, वे तो उतना टारगेट लेके आए भी नहीं थे, उनका नियत में ही नहीं था। यानी बी और सी दोनों आपका सही जवाब हो सकता है। तो बिल्कुल बी और सी दोनों। वे चाहते थे कि उनका यहाँ से जितना भी खनिज है वो यहाँ से जा पाए और अंग्रेजी सेना आवागमन करके और भारत में होने वाले विद्रोहों को दबा सके। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1940, 1947, 1950, 1951। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा क्या होगा? 1950। योजना आयोग के बारे में आप एक बार जान लें। भारत में पंचवर्षीय योजना, जिसे 5 ईयर प्लान कहा जाता है, यानी 5-5 साल का बिजनेस ये डेवलपमेंट प्लान लाने के लिए 1950 में एक योजना आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यानी पहले अध्यक्ष कौन हुए? तो जवाहरलाल नेहरू हुए। और यह हर 5 साल के लिए एक योजना लाता रहा। जैसे पहला योजना 1951 से 56 तक लाया, दूसरा योजना 1956 से 61 तक लाया, तीसरा योजना 1961 से 1966 तक लाया। इस तरह से 12 योजनाएं यह लाता रहा और लाने के बाद 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह में नीति आयोग लाया गया और उसके बाद पंचवर्षीय योजना का कहानी खत्म हुआ। इस प्रकार योजना आयोग का ये रहा स्टोरी आपके सामने। तो अगला सवाल आपके पास है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्षण थे: उच्च समृद्धि दर और निजीकरण, वैश्वीकरण, समानता। उच्च समृद्धि दर, निजीकरण, वैश्वीकरण, आत्मनिर्भरता। उच्च समृद्धि दर, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। तो देखिए, निजीकरण तो इसका डायरेक्ट में नहीं रहा होगा शुरू में, ना ही वैश्वीकरण रहा होगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि यह जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, तो 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। डी में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे आपके वर्ड भी दिए हुए हैं। उच्च समृद्धि दर, इसका मतलब विकास दर उच्च होना चाहिए। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भरता यानी अपने में निर्भर रहना, और समानता यानी सब में बराबरी लाना। तो इस प्रकार पंचवर्षीय योजना को ये सामान्य लक्षण थे। तो यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का वितरण क्रेताओं की क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है? यानी अर्थव्यवस्था के बहुत सारे प्रकार हैं। एक मिश्रित है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, बाजार है। तो कौन वाला में क्रय शक्ति जैसा रहेगा ग्राहक का, वही तय करेगा बाजार क्या है। यानी बाजार मंदी होगा, बाजार हाई होगा, यह कौन तय करेगा? तो जो खरीदने वाला आदमी है उसका खरीदने का क्षमता तय करेगा। यानी बाजार ही तय करेगा। वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो उस अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो यह अमेरिका में है। यानी मार्केट ही पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। बाजार में जैसे लोग हैं वे लोग तय करेंगे। अब देखते हैं आगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन है? उत्पत्ति के साधनों पर समाज कंट्रोल, उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का नियंत्रण यानी उत्पादन के साधन, उत्पत्ति के साधनों पर पूंजीपति का नियंत्रण, उत्पत्ति के साधनों पर समाज और पूंजीपति दोनों का बराबर नियंत्रण। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन होते हैं उस पर पूरा कंट्रोल पूंजीपति लोगों का होता है और देश अमीरों के हिसाब से ही चलता है। तो उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए, यहां सवाल यह कहता है कि किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता, और निजी संपत्ति का ही स्थान रहे तो पूंजीवादी। अब निजी का स्थान नहीं रहे तो पूंजीवादी तो नहीं होगा, मिश्रित भी नहीं होगा। अगर निजी का कोई स्थान नहीं है तो उसे हम लोग कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें प्रत्येक चीज सरकारी होती है, कोई भी चीज प्राइवेट नहीं होती। पूंजीवादी में कोई चीज सरकारी नहीं, सब चीज आपका क्या होगा? प्राइवेट होगा। मिश्रित में दोनों होगा। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, जिसे हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, में लगातार बढ़ना किसका सूचक है? केवल रोजगार का बढ़ना, केवल शिक्षा का बढ़ना, आधारिक संरचना के विकास का, या आर्थिक समृद्धि का? आर्थिक समृद्धि एक विस्तृत टर्म है, इसमें सभी चीजें बढ़ती हैं। यानी पूरा देश तरक्की करता है, जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब पूरा देश का लगभग चीज बढ़ रहा है।
तो ये है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। सवाल है कि इन कथनों में गलत का चुनाव करें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना था। द्वितीय योजना जो लाया गया था 1956 से 61 तक। तो पहला योजना जो 1951 से 56 तक लाया गया उसमें तो कृषि था, दूसरे में उद्योग था। दूसरे में तो देखिए गलत का चयन करना है। तो द्वितीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, ये तो सही लग रहा है। द्वितीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, बिल्कुल सही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अर्थशास्त्री हेरोड डोमर के मॉडल पर आधारित थी, बिल्कुल गलत, ये पहले वाले के लिए है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 था, ये भी सही है। तो आपका कौन सा गलत है? तो गलत आपका ये है, तीसरा वाला आपका क्या है? तो तीसरा वाला आपका गलत है, ये रहा आपका राइट आंसर, क्योंकि आपको गलत ही पहचान करना था। अगला सवाल, किस सांख्यिकीविद यानी कौन से सांख्यिकीविद यानी अर्थशास्त्री को भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, अमर्त्य सेन, पीसी महालनोबिस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन से अर्थशास्त्री जो हैं भारतीय योजना के निर्माता हैं? तो ये नाम किनका है? ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 33। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ये पीसी महालनोबिस दूसरा योजना जो चला है कब से कब तक? 1956 से लेके 1961 तक इस योजना के वास्तुकार रहे हैं कौन? तो पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न, पीसी महालनोबिस ने किस संस्था की स्थापना की थी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, योजना आयोग, जीवन बीमा निगम LIC। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? पीसी महालनोबिस ने की। अगला प्रश्न, सांख्यिकी से संबंधित एक प्रतिष्ठित जर्नल का नाम बताइए। सांख्य, अर्थशास्त्र, संख्या या विकास। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा सांख्य। ये प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था? तो पीसी महालनोबिस के द्वारा एक जर्नल प्रकाशित किया गया था। जर्नल यानी एक छपने वाली पत्रिका, वो क्या था? तो सांख्य। कौन प्रकाशित किए थे? तो पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भूमि सुधार के अंतर्गत अपनाए जाने वाली नीति इनमें से कौन सी है? बिचौलियों का उन्मूलन, भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण, चकबंदी या उपर्युक्त सभी। तो भूमि सुधार के तहत 1951 के कानून के तहत क्या क्या किया गया, यह बात आपसे पूछा गया है। तो ये सभी चीजें की गई। बिचौलियों का उन्मूलन किया गया, भूमि कौन कितना अधिकतम रख सकता है ये निर्धारण किया गया, और जिसके पास 7, 8 गांव, 9 गांव, 10 गांव, मतलब बहुत सारा गांव का जमीन था उसे बांटा गया गरीबों में। चकबंदी मतलब कई जगह पर आपका जमीन है तो उसे एक जगह करने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर है 37। सवाल कहता है, कृषि उत्पादकता की दृष्टि से भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक सबसे सफल माना जाता है? 1960 का, 1970 का, 1980 का, 1990 का। तो कृषि उत्पादकता को अगर देखें तो योजना का कौन सा भाग यानी भारतीय नियोजन काल का कौन सा भाग सबसे ज्यादा सफल माना जाता है? यह रहा क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब। तो यह है आपका ऑप्शन डी, यानी 1990 का दशक कृषि के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के अंतर्गत HYV का अर्थ होता है हाई यील्डिंग वैरायटी। बीजों का लाभ सबसे पहले किस फसल को मिला? धान, गेहूं, मकई या बाजरा। तो सबसे पहले अगर किसी को मिला तो वो क्या था? गेहूं को। तो भारत में आपको पता होगा डॉक्टर S स्वामीनाथन, ये हैं हरित क्रांति के जनक, और इन्होंने हरित क्रांति को लाया और गेहूं सबसे पहला बीज हुआ जो कि HYV बीजों का लाभ सबसे पहले गेहूं को मिला। हाई यील्डिंग वैरायटी, ज्यादा उत्पादन वाले बीज। हरित क्रांति के पहले चरण जो कि 65 से 75 तक चला, HYV बीजों का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित था? पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, राजस्थान, यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? यह आपका क्वेश्चन नंबर 39। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक ही सीमित रहा पहले चरण में। बाद वाले चरण में अन्य राज्यों में भी लागू हुआ, लेकिन पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में शुरू में जो हाइब्रिड बीज है वो केवल इन्हीं राज्यों तक सीमित रहा। अगला प्रश्न, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का मुख्य जोखिम यानी मेन खतरा क्या था?
छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानता घट जाती, छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानता बढ़ जाती, कृषि उत्पादन घट जाती, किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाने वाला विपणित अधिशेष घटने की संभावना थी। तो देखिए, जो मेन जोखिम था हरित क्रांति का, हरित क्रांति का लाभ तो भारत के हर एक किसान को नहीं मिला। तो जो किसान को मिलता वो अमीर हो जाता, जो किसान को नहीं मिलेगा वो गरीब रह जाएगा, यानी असमानता बढ़ेगा, बहुत ज्यादा असमानता बढ़ेगा। तो इससे अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ेगा, यानी गैप बढ़ेगा, असमानता बढ़ने की संभावना थी। तो ये रहा आपका कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही जवाब है बी। अगला सवाल आपका क्या है, किसानों को बाजार दर से कम मूल्य पर कृषि आगतों की पूर्ति की जाती है, उसे क्या कहा जाता है। मान के चलिए 600 रुपये बोरी यूरिया है और अगर सरकार आपको 300 रुपये बोरी प्रोवाइड करा रहा है, इसका मतलब 300 रुपया सरकार सह रहा है। तो ये जो सह रहा है उससे कम दाम में जो प्रोवाइड कर रहा है, इससे क्या कहते हैं, कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि सहायिकी, कृषि विपणन या गहन कृषि। तो इसे कहा जाता है क्या, तो कृषि सहायिकी अर्थात एग्रीकल्चर सब्सिडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है एग्रीकल्चरल सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है, जो सरकार सह के हम लोग को कोई चीज का दाम कम दाम में प्रोवाइड कराता है, कोई वस्तु को, उसे सब्सिडी कहते हैं। जैसे एलपीजी गैस में सरकार हमें सब्सिडी देती है। अगला प्रश्न, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत भारतीय उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो औद्योगिक नीति सबसे पहले आया 1948 में, दूसरा नीति आया 1956 में। तो 1956 वाले नीति के तहत उद्योगों को कितने भाग में बांटा गया, 10, 5, 3 या 2। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 42। तो उद्योगों को बांटा गया 3 भाग में, एक भाग जो सरकार के अधीन काम करेगी और केवल सरकार ही उसका उत्पादन कर सकता है, एक जो सरकार का अधीन काम करेगी, उत्पादन में और भी लोग हो सकते हैं, एक जो निजी उद्योग होगा। अगला प्रश्न, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को किसका आधार बनाया गया, पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना या चौथा पंचवर्षीय योजना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव को किस योजना का आधार बनाया गया, तो आपको पता है 1956 से 61 तक दूसरा पंचवर्षीय योजना लाया गया। इसका मतलब कौन सी योजना का आधार बना होगा, तो आधार बना होगा दूसरा पंचवर्षीय योजना का। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। सवाल कहता है कि सरकार की औद्योगिक लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी सरकार उद्योगों के लिए लाइसेंस के कड़े नियम ला दिए थे, सभी कोई को लाइसेंस नहीं मिल सकता था, यानी उद्योगों को खोलना बहुत दिक्कत था, सब कोई नॉर्मल उद्योग नहीं खोल सकते थे। क्यों ऐसा था, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा देने के लिए, निजी क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखने के लिए। ये तो आपका पूरा सही है। अब देखिए ए और सी दोनों। अब बात यह है कि क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना ये सही है, असमानता को बढ़ावा कौन देता है, ये तो गलत है। इसका मतलब ए और सी वाला ऑप्शन जो है ये आपका सही प्रतीत हो रहा है, यही आपका है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 1956 में औद्योगिक नीति के सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कितने उद्योगों को शामिल किया गया। तो देखिए 1956 में कितना वर्गीकरण किया गया, तो 3 भाग में, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला में रखा गया कौन सा, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में कितने उद्योग को रखा गया, 12, 15, 17 या 20। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वही हम लोग को तलाशना है। तो ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 45। तो इसका सही जवाब कितना उद्योग है, तो 17 उद्योग को रखा गया। ये सब सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है, सार्वजनिक उद्यमों का स्वामित्व इनमें से किसके पास होता है। जो भी सार्वजनिक उद्यम होते हैं, सरकारी उद्योग, उसका स्वामित्व यानी मलकियत, इसका मालिक कौन होता है, सरकार, निजी कंपनी, इन्हें निजी व्यक्ति या संस्था, पूंजीपति या व्यवसायी। तो जो भी सार्वजनिक उद्यम है इसका मालिक केवल एक होता है और वो होता है सरकार, भारत सरकार होता है। अगला प्रश्न, 1956 में गठित कार्वे समिति को किस नाम से जाना जाता है, ग्राम और लघु उद्योग समिति, सार्वजनिक और निजी उद्योग समिति, सार्वजनिक उद्योग समिति या निजी उद्योग समिति। तो इसका जो सही जवाब है, कार्वे समिति जो 1955 में गठित हुआ, इसका और नाम क्या है, तो इसका नाम है ग्राम और लघु उद्योग समिति, कार्वे समिति को ही कहा जाता है। अगला सवाल,
1950 में लघु औद्योगिक इकाई में निवेश की अधिकतम सीमा क्या थी? तो 1950 में जो लघु उद्योग जो होते थे, जैसे उद्योग आपका बृहत होता है, एक लघु होता है, एक कुटीर यानी अति लघु होता है, या मध्यम उद्योग होता है। तो लघु उद्योग का सीमा क्या था? 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, या कोई सीमा नहीं थी। तो लघु उद्योग वे होते थे जो कितना से कम खर्च करते थे। तो इसका सही जवाब है 5 लाख। 5 लाख तक के उद्योग को क्या कहा जाता था? लघु उद्योग। अभी तो कुटीर उद्योग में 5 लाख से ज्यादा लग जाता है। अगला सवाल यहाँ देखिए क्या है। जब किसी वस्तु को विदेशों से आयात करने के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मान के चलिए हम लोग कोई चीज़ मंगाते हैं बाहर से, मान के चला जाए कि सरसों का तेल हम लोग मंगाते हैं कहाँ से? तो बाहर से। अब हम लोग क्या करेंगे? सरसों यहाँ उत्पादन करने लगेंगे बहुत सारा, ताकि मंगाया ना जाए। तो अब हम लोग तो मंगा नहीं रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रतिस्थापन, आयात संरक्षण, बी और सी दोनों। तो देखिए, जब हम लोग खुद उत्पादन करके आयात को कम कर देते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50। सवाल है, भारत की व्यापार नीति की दृष्टि से प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना का विशेषता क्या था? तो 1990 तक चलाया गया प्रथम 7 योजना का विशेषता क्या था? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, मुक्त, या कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। तो देखिए, बहिर्मुखी होता है बाहरियों को बुलावा देना, अंतर्मुखी मतलब किसी बाहरी को आने ना देना, मुक्त मतलब अंदर बाहर हर प्रकार का हो जाएगा, वो हम लोग को देखना। तो 1990 से पहले 7 पंचवर्षीय योजना जो आया वो अंतर्मुखी था। पहले हम लोग का पूरा अंतर्मुखी, इसका मतलब ये है कि पहले जो है वो केवल भारतीय उद्योगों को संरक्षण मिलता था और इससे भारतीय उद्योगों का क्वालिटी डाउन होता गया, क्योंकि भारतीय उद्योग सोचने लगे कि हम भर तो हैं, बाकी कौन है मार्केट में उत्पादन करने वाला, जो है सामान मेरा ही बिकेगा। लेकिन जब विदेशियों को बुलाया गया तब जाके भारतीय उद्योगों को समझ में आया कि केवल हम नहीं हैं और भी लोग आ सकते हैं, यानी क्वालिटी अगर हम लोग आप नहीं करते तो हमारा उद्योग बंद भी हो सकता है। अगला प्रश्न, जब घरेलू उत्पादक द्वारा किसी वस्तु के आयात करने की अधिकतम सीमा को, यानी कितना वस्तु हम बाहर से मंगाएंगे, इसका अधिकतम सीमा को सरकार द्वारा तय कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रशुल्क, कर, कोटा या सहायकी। यानी मान के चलिए अगर हम लोग 100 कुंटल प्याज मंगा रहे हैं तो 100 कुंटल तय कर दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आप नहीं मंगा सकते। तो ये आपका क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं कोटा। कोटा मतलब इससे ज़्यादा आप नहीं मंगा सकते, और लेकिन उतना आपको मंगाना ही पड़ेगा, वो तय कर दिया जाता है। अगला सवाल, आयातित वस्तुओं पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? विक्रय कर, उत्पाद कर, प्रशुल्क या मनोरंजन कर। आयातित मतलब बाहर से जो सामान मंगाते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम लोग प्रशुल्क या टैरिफ कहते हैं। इसका और एक नाम क्या होता है? तो और एक नाम आपका टैरिफ होता है, आपको याद रखना है। इसका और एक नाम क्या है? तो और दूसरा नाम आपका टैरिफ है। अगला प्रश्न, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? यानी सबसे आखिरी योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल 1956, ये आपका पहला योजना का कार्यकाल है। 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985, ये आपका छठा योजना का कार्यकाल है। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974, ये आपका चौथा योजना का कार्यकाल है। और ये जो आपका है ये कैवा योजना का कार्यकाल है? तो 12वां योजना का। इस प्रकार हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब ये होगा। हालांकि ये योजना खत्म भी नहीं हुआ और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया, और नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम होता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है, किस संस्थान ने योजना आयोग का स्थान ले लिया? नाम लेते शैतान हाजिर। केंद्रीय आर्थिक आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, भारतीय विधि आयोग या नीति आयोग। तो योजना आयोग का स्थान कौन लिया? तो वो है नीति आयोग। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने किस अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से भारत ने कौन से प्लान को अपनाया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण रखा गया। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक पूरा विश्व का एक बैंक होता है जिसका स्थापना आपका 1944 में हुआ है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। कहाँ है? वाशिंगटन। तो इसका अन्य नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, एशियाई विकास बैंक या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD। तो ये जो रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो 56। तो विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ
रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD जो है किसका नाम है, तो विश्व बैंक का ही दूसरा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका IMF होता है, जो कि विश्व बैंक का जुड़वा भाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ आपका UNO होता है, जो पूरी दुनिया का सरकार है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक आपका ADB है, ये आपका एशिया का एक बैंक है। तो सभी बैंकों की अलग अलग कहानियां आपके सामने है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 57 सवाल है, भारत ने आर्थिक संकट के समय किन दो संस्थाओं से ऋण लिया था? UNO IMF, UNO WTO, WTO IBRD, IMF IBRD। तो देखिए भारत ने उस दौरान किससे लोन लिया था, ये रहा आपका सवाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा IMF और IBRD। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, IMF तो IMF है और IBRD को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक से भारत सरकार लोन लिया था। कितना लोन लिया था, तो $7 बिलियन का लोन लिया था। कितना, $7 बिलियन। अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो लोन लेने के बाद नई आर्थिक नीति कब आई? 1944, 1947, 1991, 1995। लोन भारत को मिला ही था इस शर्त पर कि आपको नया इकोनॉमिक पॉलिसी, नया देश का अर्थव्यवस्था आपको बनाना पड़ेगा, तब हम लोग लोन देंगे। भारत को इसी शर्त पर लोन मिला था। और जो नई आर्थिक नीति लाई गई कब, तो 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, 1991 से आरंभ की गई आर्थिक नीति कितने उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था? यानी इस नीति में कितने उद्योगों को, आर्थिक नीति में कितने उद्योगों को लाइसेंस हर हाल में लेना था? 2, 4, 3 या 6? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का, वो क्या है? 6 प्रकार के उद्योगों को लाइसेंस हर हाल में लेना था। ये 6 प्रकार के उद्योग, कोई कारखाना आपका कोई नशे से संबंधित था, तो कोई हानिकारक चीज़ों के उत्पादन से संबंधित था। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ों में जो चीज़ को गवर्नमेंट को लगा, जैसे तंबाकू से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों में लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उद्योगों को सरकार अपने पास आरक्षित रखी? 2, 3, 4 या 6? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 60। तो 3 प्रकार के उद्योग को, ये 3 प्रकार के उद्योग किस प्रकार के उद्योग हैं? तो जैसे एक आपका रक्षा संबंधी उद्योग है, एक आपका क्या है, एक आपका रेल है, और एक आपका क्या है, तो एक आपका परमाणु ऊर्जा से संबंधित उद्योग है। तो परमाणु ऊर्जा, ये सभी को सरकार अपने पास रखता है, ये सभी को सरकार कभी प्राइवेट नहीं करेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 61, भारत में वित्तीय क्षेत्र के नियमन का दायित्व किनका है? वित्तीय क्षेत्र का नियमन कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, सरकार, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो भारत का जो इकोनॉमिकल एरिया है, इसका जो कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका स्थापना हुआ है आपका कब, ये भी आपको जानना है। 1935 1 अप्रैल को इसका स्थापना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और यह मौद्रिक नीति का मेन संचालक यही है। अगला सवाल, बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा कितनी प्रतिशत है? मान के चलिए कोई बैंक यहाँ खुल रहा है, तो पूरा 100% विदेशी आदमी नहीं खोल सकता है, तो कितना प्रतिशत तक विदेशी पूंजी लगा सकता है? 73, 74, 75 या 76? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 74। इसका मतलब हर हाल में 26% पूंजी भारतीय के द्वारा लगाया जाना चाहिए। हाँ, 74% अगला देश का लगा सकता है। अगला प्रश्न, वस्तु और सेवा कर अधिनियम यानी GST कानून कब पारित किया गया? तो GST कानून, वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कब लागू पारित किया गया? 2005, 2006, 2016, 2017? तो इसमें पूछा है कि कब ये कानून बना, तो कानून बना कब? तो 2016 में। हाँ, GST लागू कब हुआ ये पूछेगा, कानून लागू, देखिए सवाल भी पूछ दिया है। तो सवाल ये रहा आपके सामने, वस्तु और सेवा कर अधिनियम GST कानून कब लागू हुआ? 16, 17, 5 या 6? तो अब होगा इसका जवाब 2017। और 2017 में भी अगर आपको डेट पूछे तो डेट क्या होगा? तो डेट होगा आपका 1 जुलाई 2017। इसीलिए 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो GST डे मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को, हर वर्ष। अगला सवाल, भुगतान संतुलन की समस्या से निदान के लिए मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन कब किया गया था? यानी भुगतान संतुलन यानी विदेशों में अपने लोन्स वगैरह भरने के लिए भारत में पहली बार मुद्रा का दाम को कब घटाया गया?
1980, 1990, 1991, 1993। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का, वो जवाब होगा 1991 में। 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकी डॉलर में ज़्यादा भारतीय मुद्राएं खरीदी जा सकती थी और इसलिए अमेरिकी निवेश यहाँ ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि अमेरिकियों को यहाँ ज़्यादा फायदा दिखा और वो फायदा हम लोग के फायदे के लिए था, ताकि अमेरिकी डॉलर ज़्यादा आए तो हम लोग भुगतान ज़्यादा कर सके अगले देश में। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है? सिगरेट, परमाणु ऊर्जा, रक्षा या रेलवे? तो देखिए ये तीनों तो आपका आरक्षित है। आरक्षित अगर आपका नहीं है तो वो आपका कौन है? सिगरेट। तभी आपको बताया गया कि 3 उद्योगों को भारत सरकार अपने पास रिजर्व रखा है, इसे भारत सरकार किसी और को पक्का कभी नहीं देगा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? विश्व व्यापार संगठन, WTO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका सही जवाब पीछे भी आपसे पूछा गया है, इसका सही जवाब है वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक को IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, LPG का क्या अर्थ है? तो देखिए साइंस में LPG का अर्थ अलग होता है, इकोनॉमिक्स में अलग होता है। साइंस में आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है और यहाँ आपका लाइसेंस, परमिट, राजकोषीय नीति, उदारीकरण, उत्पादन, वैश्वीकरण, सहयोग, लाइसेंस, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें आपका उदारीकरण का होता है लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन। निजीकरण का क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन। और G4 होता है आपका ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों इसका अंग्रेजी टर्म में LPG होता है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण मतलब अपने यहाँ के टैरिफ टैक्स वगैरह को कम करना, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन करना, वैश्वीकरण मतलब पूरे ग्लोब के साथ व्यापार करने के लिए जुड़ा महसूस करना और जुड़ जाना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 69, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री कर निजीकरण क्या कहलाता है? पहले इस बात को समझिए। बात आपका क्या कहता है? मान के चलिए कोई सरकार की कोई कंपनी है, जैसे कंपनी जो सरकार की है वो रेलवे है। अब रेलवे में रेलवे के पास कितना का धन है? तो 100% टोटल का हम लोग मान लेते हैं। अब मान के चलिए भारत का ही कोई आदमी भारत सरकार को देता है बहुत सारा पैसा, और इतना पैसा देता है कि मान के चलिए इसके पास अगर 100 अरब पैसा है, 100 अरब, तो रेलवे को 100 अरब की पूंजी है, तो रेलवे को अगर कोई दे देता है 40 अरब, तो 40 अरब देने के बाद उसका 40% हिस्सा रेलवे में हो जाएगा। तो रेलवे से हुए 40% कमाई वो रखेगा। इसका मतलब अब रेलवे सरकारी भी है और प्राइवेट भी, इस प्रकार से। तो ऐसा करना जिसमें सार्वजनिक उद्योग के कुछ शेयर को जन सामान्य को बेचकर निजीकरण करना क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया में देश को आमदनी होती है और इसी को हम लोग बिक्री करना कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं, यानी डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखिए निवेश क्या होता है? जब सरकार कोई चीज़ खरीदती है। विनिवेश क्या होता है? जब सरकार कोई चीज़ बेचती है। निवेश यानी खरीदना, यानी पैसा फंसाना जिससे आमदनी हो, और विनिवेश मतलब जहाँ से आमदनी हो रही थी उसे किसी और को भी कुछ देना। अगला प्रश्न, इनमें से निजी कंपनी कौन है? HEC, बोकारो स्टील कंपनी, राउरकेला स्टील कंपनी, टाटा स्टील कंपनी। तो HEC हटिया रांची में है, बोकारो स्टील कंपनी बोकारो में है, राउरकेला आपका उड़ीसा राउरकेला में है, और टाटा स्टील जमशेदपुर में है। तो प्राइवेट कंपनी कौन है? तो प्राइवेट कंपनी टाटा स्टील कंपनी है, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी और जिसका नाम 2005 में बदलकर टिस्को से क्या कर दिया गया? टाटा स्टील कंपनी कर दिया। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? वो 1948, 1991, 1995, 1944। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? 1995। विश्व व्यापार संगठन को ही अंग्रेजी में WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें मेंबर की संख्या कितनी है? तो 165 है। और इसका स्थापना का अगर डेट आपसे पूछे तो वो डेट आपका हो जाएगा कौन सा? तो 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुई है। और इसका पूर्ववर्ती संस्था यानी किसके स्थान पर इसका स्थापना हुई है? तो GATT नाम करके एक संस्था थी, इसी के जगह पर इसका स्थापना हुआ है WTO का। अगला प्रश्न, सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीति क्या कहलाती है? सरकार जो टैक्स लगाती है और सरकारी खर्च करती है, यह नीति क्या कहलाती है? आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति या व्यापार नीति? तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 72 का क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा राजकोषीय नीति।
सरकार जो टैक्स लगाती है और सार्वजनिक व्यय करती है, इस बात को क्या कहते हैं, इस नीति को राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। अगला सवाल, व्यक्तियों पर लगाया गया आय पर कर, यानी आदमी जो कमाता है उस पर जो कर है वो कैसा कर है, निगम कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सभी कर। तो देखिए, जो कमाएगा उस पर लगेगा तो उसी को देना पड़ेगा। जब ऐसा टैक्स जिस पर लगे उसी को देना पड़े तो वो होता है प्रत्यक्ष, और जिस पर लगे उसको ना देना पड़े तो होता है अप्रत्यक्ष। जैसे मान के चलिए कपड़ा उत्पादन में लग रहा है तो कंपनी वाला भर रहा है कि हम लोग भर रहे हैं, तो जवाब है कि हम लोग भर रहे हैं। लग रहा है किसी और में, भर रहा है कोई और, मारा जा रहा है किसी और को, रो रहा है कोई और, तो हो गया अप्रत्यक्ष कर। और जिसको मारेगा वही रोएगा तो प्रत्यक्ष कर। अब व्यक्तियों की आय पर लगेगा तो व्यक्ति ही रोएगा तो प्रत्यक्ष कर। तो इनकम टैक्स जो है वो कैसा कर है, तो वो आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 74। सवाल है आपके सामने, भारत को आर्थिक संकट के समय यानी 1991 के समय IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और IBRD जो विश्व बैंक को ही कहा जाता है ने कितना ऋण प्रदान किया था? 10 मिलियन डॉलर, 15 बिलियन डॉलर, 7 मिलियन डॉलर, 7 बिलियन डॉलर। तो ये पीछे आपको एक्सप्लेनेशन में बताया गया था कि कितना बिलियन डॉलर कर्ज मिला था, तो 7 बिलियन डॉलर। किस शर्त पर? कि आप LPG लागू करेंगे। अगला सवाल, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन नई आर्थिक नीति का एक अंग नहीं है? तो नई आर्थिक नीति में क्या था? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो देखिए, उदारीकरण तो था, वैश्वीकरण तो था, निजीकरण तो था, विकेंद्रीकरण तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, तो यही होगा नहीं है में जवाब आपका क्या होगा, तो विकेंद्रीकरण आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, GATT की स्थापना कब हुई? 1958, 1944, 1948 या 1968? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? GATT की स्थापना, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर है 76। तो GATT की स्थापना, गेट की स्थापना कब हुई है? 1948। तो इसी का स्थान पर क्या बनाया गया? तो उसी का स्थान पर बनाया गया आपका WTO। आपको GATT के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए। GATT का पहले पूरा नाम जान लीजिए। तो GATT का पूरा नाम, 1 मिनट, हम लोग इससे लिखते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, यानी जो बाहर से मंगाते हैं वस्तु उसमें जो टैक्स लगता है, एंड ट्रेड, यानी व्यापार को कंट्रोल करने के लिए इस संस्था का निर्माण कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ? तो मुख्यालय जेनेवा। इसी का स्थान पर क्या बनाया गया? तो WTO। और WTO कब बनाया गया? तो 1 जनवरी 1995 को इसके स्थान पर बनाया गया WTO। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण क्या कहलाता है? यानी ऐसा सिस्टम जब एक देश दूसरे देश के साथ पूरी तरह से व्यापार कर रहा है। शहरीकरण, विमुद्रीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण का संज्ञा दिया जाता है। विमुद्रीकरण पैसा का मूल्य घटाना, और निजीकरण क्या कहलाता है? निजीकरण आपका प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। अगला सवाल देखिए, सवाल कहता है कि किसके द्वारा, क्या सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों या बाधाओं को हटाना है? तो सरकार विदेशी व्यापार से संबंधित बाधाओं और प्रतिबंध को हटाता है किस के वजह से? निजीकरण, उदारीकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण। तो सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण, यानी टैरिफ एंड ट्रेड टैक्स जो होगा उसे सरकार कम से कम कर देगा। अगला प्रश्न देखिए, सवाल क्या कहता है, विदेशी विनिमय में सुधार लाया गया। तो कैसे करके? विदेशी विनिमय जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशों के साथ लेन देन, इसमें सुधार कैसे किया? मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्यन करके, विमुद्रीकरण द्वारा, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों का निर्धारित करके, कि A और C दोनों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये सवाल है आपका 79, क्वेश्चन नंबर 79। इसका सही जवाब है A और C दोनों, यानी ये दोनों काम कौन कौन सा काम करके? मुद्रा का अवमूल्यन करके, और अवमूल्यन यानी दाम घटा के, और विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित करके। और उसके बाद मार्केट के आधार पर मुद्रा चलता है। जैसे आपका अभी 80 रुपया का $1 जो चल रहा है, 80 रुपया का कितना डॉलर? $1। तो ये आपका मार्केट के हिसाब से चल रहा है। तो हम लोग का मार्केट में कम वैल्यू है, इसीलिए रुपये का दाम घट रहा है। तो हमें अपना क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, विदेशी ऋण क्या है? विदेशी ऋण कहते किसे हैं?
जब विदेशी संस्थानों से एक उद्योग द्वारा लिया गया ऋण, विदेशी संस्थानों से एक व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण, विदेशी संस्थानों से सरकार द्वारा लिया गया ऋण, या इनमें से सभी। तो देखिए, विदेशी संस्था से लोन चाहे कोई भी ले हमारे देश का, कहलाएगा तो वो विदेशी ऋण ही। इसका मतलब इनमें से सभी विदेशी ऋण का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नई आर्थिक नीति के बारे में सही नहीं है। नई आर्थिक नीति देश में निजीकरण की शुरुआत की, नई आर्थिक नीति देश में उदारीकरण की शुरुआत की, नई आर्थिक नीति देश में शहरीकरण की शुरुआत की। यही तो गलत बात लग रहा है। शहरीकरण का बात है नहीं था, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, यही तीनों का बात था। इसका मतलब आपका सही जवाब आपको मिल गया है, आपका सस्पेक्ट मिल गया है। अगला प्रश्न, शिक्षा क्या करती है? उपार्जन क्षमता बढ़ाती है, यानी कमाने की क्षमता। उत्तम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है, यानी व्यक्ति को एक इज्जत देता है। जीवन में बेहतर ऑप्शंस का चयन करने के लायक बनाते हैं, यह सभी। तो शिक्षा क्या करती है? शिक्षा में ये सभी गुण हैं, जितने भी गुणों के बारे में बताया गया, उपार्जन क्षमता बढ़ाना, उत्तम सामाजिक स्थिति, गौरव प्रदान करना, जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन करने के लायक बनाना, ये सभी चीजें शिक्षा की वजह से संभव हो पाती हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83। सवाल है आपके सामने, मानव पूंजी के निर्माण के प्रमुख स्रोत क्या है? शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, यह सभी। तो मानव पूंजी, जब इंसान पढ़ेगा, स्वस्थ रहेगा, उसको ट्रेंड रहेगा, तभी वो मानव पूंजी बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम दे पाएगा। इसका मतलब ये सभी मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत माने जाएंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है ये है टीकाकरण। टीकाकरण क्या है? प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान, चिकित्सीय आयुर्विज्ञान, सामाजिक आयुर्विज्ञान, स्वास्थ्य आयुर्विज्ञान। टीकाकरण क्या है? मान के चलिए हमारे शरीर में कोई बीमारी है, तो कोई बीमारी है तो कोई जो बीमारी है कोई ना कोई वायरस या जीवाणु से उत्पन्न हुआ है। अब बात यह है कि अगर कोई भी बीमारी होता है तो वो कोई जीवाणु से उत्पन्न होगा। अब ये जो जीवाणु से उत्पन्न होगा, इसका दुश्मन जीवाणु हम लोग खोजेंगे। किसी से तो इसका एंटी होगा, जिससे एंटी होगा उसी को हम लोग अपना शरीर में रख लेंगे, ऐसे सिस्टम बना के कि यह नुकसान ना करे। अब क्या होगा, बीमारी वाला जीवाणु हमारे शरीर में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका दुश्मन हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब ये बदला लेने वाला आयुर्विज्ञान है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान, यानी एक तरीका है, एक ये मतलब एक जुगाड़ वाला तरीका, टीकाकरण। अब देखिए, ये सवाल थोड़ा सवाल पढ़ने में लंबा है, लेकिन देखिए क्या है। एक फर्म यानी कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के बाद एक निश्चित अवधि तक अपनी ही कंपनी में कार्य करने के लिए मजबूर करती है। यानी जब आप कोई कंपनी में जाएंगे, वहां ट्रेनिंग लेंगे, तो कंपनी चाहेगा कि आप ज़्यादा समय उसी के यहाँ काम करें, यानी दूसरे जगह भाग के ना चल जाएं ट्रेनिंग करने के बाद। क्यों? कंपनी यानी फर्म प्रशिक्षण पर किए गए खर्च की उगाही अधिक उत्पादन से प्राप्त लाभ के द्वारा करना चाहती है, या फर्म प्रशिक्षण और अधिक व्यय करना चाहती है प्रशिक्षण पर, या फर्म अपने कर्मचारियों को अधिक लाभ देना चाहती है, या फर्म कर्मचारियों को नष्ट करना चाहती है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कंपनी जो आपका ट्रेनिंग में खर्चा किया है उसको उत्पादन करवा के उसका लाभ से ना उसको मैनेज करेगा। उसको लाभ होगा तब ना। अब भाग जाइएगा ट्रेनिंग करके तो उसको लाभ कैसे होगा? अगला प्रश्न आपके सामने सवाल है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन का या प्रवासन का मुख्य कारण क्या है? गांव से शहर की ओर लोग क्यों भागते हैं? तो गांव से शहर की ओर लोग भागने क्या कारण है? ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण झगड़ा, रिश्तेदार या राजनेता लोग बोलते हैं कि जाओ जाओ शहर में जाओ। इसका जवाब है ग्रामीण बेरोजगारी के कारण ऐसा होता है। गांव में काम नहीं मिलता लोगों को, तो लोगों को लगता है कि शहर में काम मिलेगा, और शहर में सच बात है कि गांव की तुलना में काम थोड़ा मिल जाता है। अगला सवाल, मानव पूंजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मानव पूंजी अदृश्य होती है। बाजार में मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता, केवल सेवाओं को बेचा जा सकता है। मानव पूंजी का स्वामी पृथककरण संभव नहीं है, यानी मानव पूंजी जो है का स्वामी से पृथककरण, यानी जिसके पास मानव पूंजी है वो किसी और को दे नहीं सकता है। तो सभी कथन सत्य या कोई एक सत्य। तो देखिए, इसमें आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मानव पूंजी दिखता नहीं है। आप जो हुनर सीखे हैं वो दिखेगा कहीं नहीं। बाजार में इसको आप बेच नहीं सकते। हाँ, आप सेवा दे सकते हैं, हर सेवा का दाम ले सकते हैं,
लेकिन आप जो सीखे हैं उसको नहीं बेच सकते हैं। सीखे हुए का यूज आप कीजिएगा जिस काम में, तो उसका आपको मेहनत आना मिलेगा। आप उसका स्वामी का पृथक्करण नहीं कर सकते हैं, यानी आप जो हुनर सीखे हैं अपना भाई को आप उस हुनर को उठा के नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये आपका सभी के सभी चीज़ें आपकी सही हैं मानव पूंजी के संबंध में। तो सवाल का लेवल देखिए कि सवाल कैसा कैसा है एनसीईआरटी। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को स्वीकार किया गया? 5वीं, 7वीं, 9वीं या 10वीं? तो सबसे पहले मानव पूंजी का महत्व भारतीय योजनाकार लोग कब सीखे, ये बात आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है 7वीं योजना। 7वीं योजना जो आपका 1985 से 90 तक जो लाया गया, इसमें सबसे पहले मानव पूंजी के महत्व को सीखा गया। इस टाइम में प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के हत्या के बाद। अगला प्रश्न, मानव विकास की अवधारणा किस पर आधारित है? शिक्षा मानव कल्याण का अभिन्न अंग है, स्वास्थ्य मानव कल्याण का अभिन्न अंग है, प्रशिक्षण मानव कल्याण का अभिन्न अंग है, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण का अभिन्न अंग है। तो देखिए, मानव विकास का इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा विचार सपोर्ट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो डी ऑप्शन है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मानव कल्याण का एक अभिन्न अंग है। किसी को पढ़ा बर दीजिए, कल्याण नहीं होगा, उसको स्वस्थ भी आप रखिए। अगला प्रश्न, वह क्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य और सुविधाओं पर व्यय यानी स्वास्थ्य पर निवेश और कार्य के दौरान प्रशिक्षण दी जाती है, क्या कहलाती है? यानी एक काम जिसमें शिक्षा पर खर्चा किया जाता है, स्वास्थ्य पर खर्चा किया जाता है और उस ट्रेनिंग दिलवाया जाता है, क्या कहलाता है? मानव पूंजी निर्माण, मानव विकास, भौतिक पूंजी निर्माण, भौतिक विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव पूंजी निर्माण। आप पुल पुलिया बनाएंगे तो वो भौतिक पूंजी है, और मानव पूंजी क्या है? इंसानों पर किया गया व्यय, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और ट्रेनिंग पर। अगला प्रश्न, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंग हैं शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी जो बुक आप पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, और शिक्षा मंत्रालय यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी कह सकते हैं, एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यह सभी। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के जो अंग हैं ये आपका सभी हैं। शिक्षा मंत्रालय भी देखता है, एनसीईआरटी भी देखता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी देखता है। अगला प्रश्न देखिए, कुल शिक्षा व्यय का सर्वाधिक भाग किस स्तर के शिक्षा पर खर्च किया जाता है? मान के चलिए भारत सरकार 100 रुपया अगर पढ़ाई पर खर्च कर रहा है तो सबसे ज्यादा प्राथमिक में खर्च कर रहा है कि माध्यमिक में कि उच्च में कि टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी शिक्षा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा में। सबसे ज्यादा सरकार खर्च करता है प्राथमिक शिक्षा में। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? सवाल कहता है कि शिक्षा आयोग जो 1964 से 66 तक में बना था और उसका सिफारिश के अनुसार शैक्षिक उपलब्धियों की समृद्धि दर में सुधार करने के लिए शिक्षा पर जीडीपी का कम से कम कितना प्रतिशत खर्च किया जाना चाहिए? तो जो किसी देश का जीडीपी होता है, भारत का जीडीपी, उसका कितना परसेंट? 2%, 3%, 5%, 6%। तो जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च करना चाहिए। शिक्षा आयोग 1964 से 66 वाले शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर कितना परसेंट? 6% आपको याद रखना है। तो आप जो भी सरकार को आप चुनते हैं, आप जरूर बजट के टाइम में देखें कि शिक्षा पर जीडीपी का कितना परसेंट वो खर्च कर रहा है। अगर 6% से कम खर्च कर रहा है, इसका मतलब आपके बच्चों को वह सरकार पढ़ाना नहीं चाहती। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा का अधिकार का कानून किस वर्ष बना? 2005, 2009, 2012, 2014। तो शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन जिसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को हर हाल में पढ़ाना है, यानी बच्चों का पढ़ने का हक है। यह कानून बना है कब? तो 2009 का यह कानून है। आपको याद रखना है यह कानून कब का है? तो 2009 का है। अगला सवाल देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है? 6 से 25, 6 से 18, 6 से 14, 6 से 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 से 14, जैसा कि आपको अभी बताया गया। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 96। सवाल कहता है कि भारत सरकार के द्वारा सभी केंद्रीय करों पर कौन सा उपकर लगाया गया है? तो जितना भी टैक्स है उस पर एक उप टैक्स लगाया गया। क्यों? ताकि, अच्छा पहले हम लोग देख लेते हैं तब आपको बताएं। उत्पादन कर,
वस्तु सेवा कर, शिक्षा उपकर या बिक्री कर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षा उपकर। तो शिक्षा उपकर जो है ये लगाया गया है आपको, क्यों? ताकि कोई भी टैक्स हो, कोई भी टैक्स, उसके ऊपर और टैक्स, और टैक्स पर टैक्स जो है इसका खर्च किया जाएगा कहाँ? तो एजुकेशन, ओनली एजुकेशन में खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न अब देखिए, शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को किस मद में व्यय करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च या तकनीकी? तो इसका सही जवाब क्या है? प्राथमिक शिक्षा में उसे खर्च किया जाता है। कहाँ खर्च किया जाता है? आपको याद रखना है, प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा में। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे संगठन यानी NSSO, नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत कितना था? 10, 15, 19 या 30? तो भारत में NSSO के आधार पर 2011-12 में ग्रामीण भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? तो सही जवाब हो जाएगा 19%। 19% शिक्षित बेरोजगारी का दर था। अगला प्रश्न, बेरोजगारी की उच्च दर किन में पाई जाती है? उच्च शिक्षा प्राप्त युवा में, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त युवा में, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त युवा में या अनपढ़ लोगों में? तो सही जवाब ये है कि जो हायर एजुकेटेड लोग हैं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का परसेंटेज उनमें पाया जाता है। परसेंटेज यानी प्रतिशत में, जैसे 100 लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको 80 लोग बेरोजगार आपको मिल जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार ही होता है, यहाँ प्रतिशत की बात की गई है, मात्रा की नहीं। मात्रा में अशिक्षित युवा ज़्यादा बेरोजगार मिलेंगे। अगला सवाल, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य साधन क्या है? व्यापार, विनिर्माण, कृषि या गैर कृषि कार्य? यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मुख्य साधन क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका यानी रोजगार का मुख्य साधन कृषि है। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से किसके विकास से है? बड़े उद्योग, मझोले उद्योग, गांव या शहर? तो महात्मा गांधी के अनुसार अगर कहाँ के विकास से इसका ताल्लुक है तो सही जवाब है गांव का विकास। असली विकास जो देश का है वो शहर के विकास का नहीं बल्कि गांव का विकास एक असली विकास होता है। ये आपको याद रखना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 101। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 102। सवाल कहता है, वर्तमान में भारत की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 1/4, आधी, 2/3 या 1/3? तो इसका 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। आधी का मतलब क्या होता है? 50%। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33%। 2/3 का मतलब क्या होता है? 66%। तो इसका सही जवाब क्या है? 66% आबादी अभी भी किस पर निर्भर है? तो कृषि पर निर्भर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल कहता है कि भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई है? 1869, 1951, 1969, 1972? तो भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत कब हुई है? क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 103। तो इसका सही जवाब है 1969। अब इसका कारण जान रहे हैं। पहले जितने भी बैंक थे, RBI और स्टेट बैंक के अलावा जितने भी बैंक थे वे सब निजी बैंक थे। उसका राष्ट्रीयकरण 1969 में भारत सरकार के द्वारा किया गया। कितने बैंकों का? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया, जिनकी भी पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा थी। दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया, 6 बैंकों का, जिनकी भी पूंजी 200 करोड़ से ज़्यादा थी। इस प्रकार पहले, अब तो प्राइवेट होता है, पहले सरकारी किया जाता था चीज़। तो सामाजिक बैंकिंग का शुरुआत आपका 1969 से किया गया, यानी पब्लिक फाइनेंस का। अगला प्रश्न देखिए। सवाल ये कहता है कि भारत में संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था का समन्वय का शीर्ष संस्था क्या है? यानी ग्रामीण विकास के लिए स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 104। इसको 104 का जवाब है डी, और ये होता है आपका नाबार्ड। इसका पूरा नाम क्या है अंग्रेजी में? तो नाबार्ड इसका पूरा नाम है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1975, 1982, 1991 या 2005? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। हाँ, 1975 में RRB यानी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई।
अगला प्रश्न, साख के अनौपचारिक स्रोत क्या है? महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार या सभी। तो ऐसे जगह से लोन लेना जहां का ब्याज दर तय नहीं होता, जहां आपके साथ शोषण हो सकता है, उसे अनौपचारिक स्रोत कहते हैं। तो अनौपचारिक स्रोत में ये सभी आपके आ जाएंगे। महाजन, व्यापारी, रिश्तेदारों से आप लोन लेते हैं तो अनौपचारिक स्रोत। और औपचारिक स्रोत की अगर बात करें तो यह रहा आपके सामने। और औपचारिक स्रोत क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, या सभी। तो बैंक से लिया गया लोन आपका औपचारिक स्रोत है, जिसमें ब्याज का दर फिक्स होता है, शोषण की संभावना नहीं होती। अगला सवाल, एशिया का विशालतम अनौपचारिक बैंक इनमें से किसे माना जाता है? बंधन बैंक, कुटुम्बश्री, झारखंड क्षेत्रीय बैंक या नाबार्ड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका है कुटुम्बश्री। कुटुम्बश्री बैंक एशिया का सबसे बड़ा अनौपचारिक बैंक माना जाता है। अगला सवाल आपके सामने 109 सवाल है, गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलाप निम्न में से कौन सा एक है? यानी गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलाप, पशुपालन, बागवानी, मछली पालन, खाद्य प्रसंस्करण। तो सही जवाब गैर कृषि वाला क्या है? खाद्य प्रसंस्करण। पशुपालन कृषि कार्य है, बागवानी कृषि कार्य है, मछली पालन कृषि कार्य है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण में जो कृषि उत्पाद है उसका दोबारा से प्रोसेसिंग होता है, इसीलिए यह कृषि उत्पादन का कार्य नहीं है। अगला सवाल आपके सामने सवाल कहता है, स्वयं सहायता समूहों ने किनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? बालकों के, महिलाओं के, पुरुषों के, महिला पुरुष दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है, इसकी भूमिका काफी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है और इसमें मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, जिसे हम लोग गांव घर में क्या बोलते हैं? तो गांव घर में बोलते हैं महिला मंडल, आपके समझने के लिए। अगला प्रश्न, स्वयं सहायता समूह द्वारा जरूरतमंद सदस्यों को दिया जाने वाला ऋण किस कार्यक्रम के तहत आता है? लघु साख, अति लघु साख, दीर्घ साख, अति दीर्घ साख। तो देखिए उसमें 5,000, 10,000, 2,000 ऐसा लोन भी मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? अति लघु साख कार्यक्रम कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति अपने कुछ छोटे मोटे जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने सवाल है, भारत में पशुधन की संख्या में सबसे बड़ा अंश निम्न में से किसका है? यानी पशुधन में सबसे ज्यादा तादाद किसका है? मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, मवेशी भैंस, इसके अतिरिक्त अन्य पशु का। तो सही जवाब है मुर्गी पालन। सबसे ज्यादा तादाद भारत में पशुपालन में सबसे ज्यादा कौन सा जीव का पालन किया जाता है? तो जवाब आपका क्या होगा? मुर्गी पालन का। अगला प्रश्न आपके सामने, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? अनाज उत्पादन, फल उत्पादन, फूल उत्पादन, दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से इसका संबंध है। इसे हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, यानी श्वेत क्रांति करके भी आपसे पूछा जा सकता है। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो अनाज उत्पादन से है। अगला प्रश्न आपके सामने सवाल है, देश के समस्त मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन का अधिकांश भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है? अंतर्वर्ती क्षेत्र यानी नदी, सागरीय क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नदी, झील, तालाब या सागरीय क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्वर्ती क्षेत्र, यानी नदी, झील, तालाब, बावली, ये सभी से मछलियों का, मत्स्य उत्पादन का, समस्त उत्पादन का अधिकांश भाग इसी से होता है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला सवाल आपके सामने सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा एक मत्स्य यानी मछली उत्पादन का प्रमुख राज्य नहीं है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल। तो देखिए पश्चिम बंगाल तटीय क्षेत्र में है, नदी भी अच्छा खासा है। गुजरात तटीय क्षेत्र में है, नदी भी अच्छा खासा है। केरल में झील सब भी अच्छा खासा है, तटीय क्षेत्र भी है, नदी भी अच्छा खासा है। इसका मतलब यहाँ आपका बहुत ज़्यादा मछली उत्पादन होगा। मेन उत्पादनकर्ता कौन नहीं है? तो यूपी मेन उत्पादनकर्ता नहीं है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल आपके सामने ये रहा, भारत में बागवानी क्षेत्र समस्त कृषि उत्पादन का निम्न में से कितना भाग है? यानी कृषि उत्पाद का बागवानी क्षेत्र कितना हिस्सा है? 1/4, 1/3, आधा की 2/3। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 116। तो 116 का सही जवाब है सी। सी का 116 का सही जवाब है बी। बी का अर्थात
एक तिहाई भाग में बागवानी किया जाता है। यानी कृषि अगर 1 एकड़ में किया जा रहा है तो 33 डिसमिल में क्या है, बागवानी है। तो 116 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो बी यानी 1 तिहाई होगा। अगला प्रश्न, भारत का फल सब्जियों के उत्पादन में विश्व में कैवा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा। पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान हमारा पड़ोसी देश चीन का है। अगला प्रश्न, भारत में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई, अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2014, 2016, 2020। तो इसका सही जवाब है अक्टूबर 2014 में भारत में सांसद आदर्श ग्राम की योजना की शुरुआत की गई, जिसमें एक गांव को गोद लिया जाता है और उस गांव में सारे विकास कार्य धड़ाधड़ किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में धारणीय विकास का उदाहरण निम्न में से कौन सा एक है, परंपरागत कृषि, जैविक कृषि, झूम कृषि या हरित क्रांति। धारणीय विकास कहा जाता है ऐसा विकास जो आने वाला पीढ़ी के लिए भी अच्छा हो। तो हरित क्रांति तो बहुत प्रदूषण फैलाया, झूम कृषि में भी होता है, परंपरागत कृषि में होता ही है। तो आपका जो जैविक कृषि है वही आपका धारणीय विकास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सीमांत किसानों की समस्त भूमि देश की कृषि का कितना प्रतिशत है, 20, 30, 40 या 50। तो देखिए बड़े कृषक कौन होते हैं, सीमांत कृषक कौन होते हैं, लघु कृषक कौन होते हैं, ये आप समझिए। अगर 10 हेक्टेयर से अधिक खेती हो रहा है तो बड़े किसान, 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर हो रहा है तो मध्यम किसान यानी लघु किसान, और अगर 2 हेक्टेयर से कम जमीन है तो सीमांत किसान। तो हम लोग जैसे सारे लोग जो गांव घर में खेती करते हैं, झारखंडी लोग, उन लोग सीमांत कृषक हैं। तो सीमांत कृषि में देश का कितना भाग सीमांत कृषकों के पास है, ये सवाल आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 120। तो सही जवाब है 20%। तो 120 का जवाब भी आपका 20 है। भारत में सीमांत किसानों की समस्त भूमि देश के कृषि का 20% है। अगला सवाल, भारत में केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है, वाराणसी, अहमदाबाद, नागपुर की पटना। तो कपास का जो शोध संस्थान है, बताइए जहाँ कपास ज़्यादा होता है वहीं ना होगा। तो कपास आपका महाराष्ट्र में बहुत होता है, इसका मतलब नागपुर में होगा। तो कपास का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, तो नागपुर में है। अगला प्रश्न आपके सामने 122 सवाल है, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो देखिए एक साल में उत्पादित सभी वस्तु सभी सेवाओं का योग को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और अंग्रेजी में बोलते हैं जीडीपी। और इसमें विदेशी आय अगर हम लोग घटा देंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, सवाल कहता है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में योगदान देने वाले सभी कार्यकलापों को क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया, दोनों की कोई नहीं। तो देखिए जीडीपी में योगदान देने वाली क्रियाओं को क्या कहेंगे, तो आर्थिक क्रिया कहेंगे। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिससे आमदनी होती है, जिससे आमदनी नहीं होती गैर आर्थिक क्रिया। जैसे माँ बाप जो देखभाल करते हैं बच्चों की, वो गैर आर्थिक क्रिया। किसी को सलाह दे रहे हैं फ्री में, गाली दे रहे हैं फ्री में, गैर आर्थिक क्रिया। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मूल्य जोड़ देने पर क्या होता है। यानी जीडीपी जो आपका है, जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को केवल जोड़ेंगे, शुद्ध आय को। यानी भारत में जो कमाई करेगा उन लोग उसको घटाएंगे, और हम लोग जो वहां कमाएंगे उसको जोड़ेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध विदेशी उत्पाद, सकल विदेशी उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम लोग विदेशियों द्वारा आमदनी को घटा दें और विदेशों से प्राप्त हमारा आमदनी को जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा, क्वेश्चन नंबर 124 का जवाब आपका है सी। अच्छा एक मिनट आपका जवाब यहाँ कुछ, यहाँ आप जो कॉपी में लिखा हुआ वेरी कर रहा है। जीडीपी आपका जो है जीडीपी में हम लोग अगर विदेशी आय को अगर हम लोग जोड़ देते हैं विदेशी को, तो वह आपका होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बिल्कुल सही, यहाँ सही दिया हुआ है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। यानी ग्रोस तो होगा लेकिन नेशनल मतलब प्योर इंडियन उत्पाद होता है। और शुद्ध में हम लोग जब मूल्य ह्रास हटाते हैं तब शुद्ध होता है। अगला सवाल, देश की जनसंख्या का वह भाग जो वास्तव में कार्य कर रहा है या कार्य करने के लिए इच्छुक है क्या कहलाता है, श्रम बल, कार्यबल, बेरोजगार या नियोक्ता। तो देखिए देश की जनसंख्या का वह हिस्सा जो काम कर रहा है या काम करना चाहता है कम से कम, उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रम बल कहते हैं। यानी यही है
काम करने का बल जो कि जोड़ा जाता है 15 साल से 59 साल तक के ही व्यक्तियों को जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि 10 साल का कोई बालक काम करना चाह रहा है उसको जोड़ दें, 60 साल से ऊपर का कोई काम करना चाह रहा है उसको जोड़ दें, ऐसा नहीं होता। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 126 कहता है छोटे किसान, कृषि श्रमिक, छोटे बिजनेसमैन और उनके कर्मचारियों और स्वनियोजित व्यक्ति जो खुद का रोजगार अपने से बना कर रखा जैसे फेरी वाला को किस क्षेत्र में रखते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, संगठित या असंगठित? तो इसको हम लोग छोटे किसान, जैसे कृषि श्रमिक, छोटे व्यवसायी, इन्हें हम लोग रखते हैं असंगठित में। और जो वेतनभोगी हैं, जिन लोग कंपनी में या सरकारी जगह में काम करते हैं, जिनका वेतन काम करने का तय होता है, काम करने के घंटे तय होते हैं, सवैतनिक छुट्टी मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं संगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता। अब एक बात और, यहाँ आपका संगठित असंगठित के आधार पर हुआ, लेकिन अगर आपका कृषि श्रमिक के आधार पर देखेंगे और छोटे किसान के आधार पर, तो आपका क्या होगा? प्राथमिक होगा। अगर छोटे व्यवसायी अगर नहीं होता ना, तो आपका क्या होता? आपका प्राथमिक होता। अगला प्रश्न कोई और हम लोग चलते हैं। सवाल हमारा कहता है कि सकल श्रम बल के जिन श्रमिकों को नियमित आय मिलती है, यानी जिन श्रमिकों में नियमित आय मिलती है और राज्य श्रम कानूनों द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा करती है, यानी सरकार भी उनके फेवर में होती है, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की निजी क्षेत्र? तो देखिए, वैसे क्षेत्र को बोलते हैं संगठित क्षेत्र। इसमें काम करने की अवधि तय होती है, जैसे 8 घंटा। आपको संडे को छुट्टी मिलेगा, आप बीमार हैं तो आपको छुट्टी मिलेगा, वेतन भी आपका नहीं कटेगा, यानी नियमित आय मिलेगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने सवाल कहता है भारत के संदर्भ में अधिकांश रोजगार का स्रोत अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र देता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सार्वजनिक? तो सबसे ज्यादा रोजगार भारत में कौन देता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है। अगला सवाल, भारत में रोजगार के औपचारिक क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगारदाता कौन है? अब कृषि तो अनौपचारिक है, औपचारिक में कौन है? कृषि सेवा निजी की बैंक। यानी औपचारिक क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा कोई रोजगार देने वाला संस्था है तो वो कौन है? तो वो आपका निजी क्षेत्र है। निजी क्षेत्र बहुत ज्यादा रोजगार देता है, कृषि देता है लेकिन वो अनौपचारिक। अगला सवाल है किस संगठन के प्रयासों से भारत सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया है? यानी किस संगठन के प्रयास से भारत सरकार अनौपचारिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया है और कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा का भी व्यवस्था किया है? यूनिसेफ, WHO, IDA या ILO? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ILO। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सभी देशों में अपना आदमी को फैला रखा है और सभी देशों में नियमन करता है कि कौन से देश में मजदूरों के हक में बात हो रही है, नहीं हो रही है। यह संगठन विश्व का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1919 में स्थापित है और अब तक कार्य कर रहा है। तो ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 131। कितने कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान में संगठित क्षेत्र माने जाते हैं? यानी कितना आदमी को रोजगार देगा तो संगठित माना जाएगा? 10 या 20 या 20 या 20 या 20 से अधिक? तो कितना आदमी को रोजगार दे के कोई भी कंपनी संगठित क्षेत्र का बन सकता है? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 10 या उससे अधिक रोजगार दे के यह बन जाएगा संगठित क्षेत्र। तो अगला प्रश्न आपके सामने सवाल है, निम्न समीकरणों में कौन बेरोजगारी की धारणा को दर्शाता है? बेरोजगारों की संख्या बराबर श्रम शक्ति प्लस रोजगार की संख्या, बेरोजगारों की संख्या बराबर श्रम शक्ति माइनस रोजगारों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या बराबर श्रम शक्ति गुने रोजगारों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या बराबर श्रम शक्ति भागा रोजगारों की संख्या। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये रहा आपका कौन सा क्वेश्चन, ये हम लोग पहले देख लें। सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 132। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 132, ऑप्शन सी नहीं बल्कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे वो आपको बताएं। मान के चलिए श्रम शक्ति है 100, यानी 100 लोग काम कर सकते हैं और रोजगार में है कितने लोग? तो 50 लोग। तो 100 में 50 घटाएंगे तो 50 आदमी ही तो बेरोजगार ना होगा। इसीलिए आपका श्रम शक्ति माइनस रोजगारों की संख्या बराबर बेरोजगारों की संख्या होगी। अगला प्रश्न देखिए, सवाल कहता है कृषि क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? खुली बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। तो कृषि क्षेत्र में जो विशेष प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है वो होती है प्रछन्न बेरोजगारी, यानी छिपी हुई बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी जिसमें 5 लोग का जरूरत है, 10 आदमी काम कर रहा है,
यानी 10-5 आदमी तो इसे ही बेरोजगार हुआ। तो इस प्रकार ये बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। खुली बेरोजगारी, काम का ना मिलना। मौसमी बेरोजगारी, जैसे बरसात में छाता बेचने वाला आदमी ठंडा में क्या करेगा, मौसमी बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, पढ़ लिख के बेरोजगार। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्री बेरोजगार किसको मानते हैं? जिसे 1 साल में 1 महीने का रोजगार नहीं मिला, जिसे 1 सप्ताह में 1 दिन का रोजगार नहीं मिला, महीने में 7 दिन रोजगार नहीं मिला, या जिसे आधे दिन की अवधि में 1 घंटे का काम ना मिला। यानी आधे दिन यानी एक सांझ में 1 घंटे का भी रोजगार अगर ना मिला तो देखिए इसका सही जवाब जो अर्थशास्त्रियों के हिसाब से बेरोजगार जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो वे होते हैं वह आदमी जिसे 1 दिन के आधे भाग यानी एक सांझ में 1 घंटे का भी काम नहीं मिला, तो वह आदमी बेरोजगार है अर्थशास्त्रियों के अनुसार। अगला प्रश्न आपके सामने, जब श्रमिकों को 1 साल के कुछ विशेष महीनों में बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है तो क्या कहते हैं? प्रच्छन्न, छिपी हुई, संस्थागत या मौसमी? तो जब साल के कुछ महीनों में लोग बेरोजगार रहते हैं तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, और छिपी हुई और प्रच्छन्न एक ही है। अगला प्रश्न, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े का प्रमुख स्रोत क्या है? जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रिपोर्ट, रोजगार प्रशिक्षण महानिदेशालय की रिपोर्ट, या उपरयुक्त सभी। तो बेरोजगार कौन कौन है इसका पता इन सभी से चलता है। तो बेरोजगारी के आंकड़ों के मुख्य स्रोत ये सभी माने जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने है, मांग में परिवर्तन के कारण कुछ उद्यम उत्पादन बंद कर देते हैं। मांग में जब बदलाव होता है, मांग घट जाता है तो कोई कोई कारखाना उत्पादन बंद कर देता है, तो वहां के लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसे बेरोजगारी को कैसा बेरोजगारी कहते हैं? अल्प बेरोजगारी, संरचनात्मक, खुली या छिपी हुई? तो ऐसे बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जब मांग में परिवर्तन के कारण कोई कोई कारखाना बंद हो जाता है तो जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बेरोजगारी का किसके साथ प्रत्यक्ष संबंध है? निर्धनता, आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो बेरोजगारी का संबंध सीधे तौर से निर्धनता के साथ है। बेरोजगार होगा तो आदमी गरीब होगा। अगला प्रश्न की ओर, भारत में अधिकांश श्रम बल निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? अधिकांश काम करने वाले लोग जो काम कर सकते हैं वो किस वर्ग में आते हैं? स्वनियोजित, अनियत, नियमित वेतनभोगी या सरकारी? तो अधिकांश श्रम बल किस में आते हैं ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वनियोजित। यानी खुद से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मजबूरी है, क्या करेंगे लोग। अगला सवाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया है कब? 2000, 2002, 2006 या 2010? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो लागू किया गया है वो आपका 2006 में लागू किया गया है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मनरेगा। हालांकि ये नरेगा के रूप में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 140, तो जब नरेगा के रूप में लागू हुआ था 2006 में, इसका नाम मनरेगा बदला गया 2009 में। और उस दौरान जो नरेगा था, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसे कर दिया गया मनरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है। 100 दिन का रोजगार अगर 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं मिलता है तो हम बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक महिलाएं हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की सेवा। सबसे अधिक महिलाएं कार्यरत निम्न में से किस क्षेत्र में हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र का आपको पता है, एक है आपका प्राइमरी सेक्टर, एक है आपका सेकेंडरी, एक है आपका टर्सरी। प्राइमरी यानी कृषि और खनन जिसमें आते हैं, और सेकेंडरी जिसमें आपके विनिर्माण उद्योग आते हैं, विनिर्माण उद्योग, और टर्सरी जिसमें सेवा क्षेत्र आता है। अगला सवाल, वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन को किस नाम से जानते हैं? यानी NSSO को क्या नाम से जानते हैं? भारत का महापंजीकार, भारत की जनगणना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में अब जाना जाता है किसको? NSSO को। तो ये है क्वेश्चन नंबर 142। अगला प्रश्न आपके सामने, शायद ये सेकंड लास्ट चैप्टर से शुरू हो गया है प्रश्न। पर्यावरण में सम्मिलित है। पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? सभी जैविक तत्व, सभी अजैविक तत्व, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का सम्मिश्रण ही तो होता है। इसका मतलब A और B दोनों पर्यावरण में शामिल होते हैं। अब अजैविक तत्व कौन है ये आपसे पूछा गया है। वन, मत्स्य, पशु और सूर्य की किरण। तो इसमें से निर्जीव कौन है? तो सूर्य की किरण। अजैविक यानी अजैव जिसमें जीव नहीं है वो आपका हो जाएगा अजैविक। अगला प्रश्न देखिए, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरोफिल, कार्बन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फ्रिज और एयर कंडीशनर में, AC में
ठंडा रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला केमिकल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये बड़ी नुकसानदायी केमिकल है, ओजोन परत का भी छाया ही कराता है। अगला सवाल, ओजोन अवक्षय का अर्थ समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में क्या होना, कमी, वृद्धि या समान। ओजोन अवक्षय का क्या अर्थ होता है? ओजोन अवक्षय का अर्थ समताप मंडल में ओजोन परत की मात्रा में क्या होना, कमी होना है। यानी ओजोन का जो परत है वो आपका खिहा के, आपका कमजोर होके, घिस के कम पड़ रहा है, पतला पड़ रहा है, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें नुकसान करती हैं। अब देखिए, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, मीथेन की ओजोन। तो ऊपर ही आप देख चुके, कौन रोकता है? तो ओजोन रोकता है, ओजोन की परत रोकती है। अगला सवाल, जानवरों की अपशिष्ट से कौन सी गैस निकलती है? यानी गोबर से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन या ब्रोमीन। तो देखिए, गोबर गैस हमें मीथेन को भी कहते हैं, तो मीथेन से, जानवरों की अपशिष्ट से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। ये धान खेत से भी निकलता है। अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी और समुद्र के वातावरण का औसत तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? वैश्विक कुशलता, औद्योगिकरण में वृद्धि, वैश्विक उष्णता या ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। तो विश्व के तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है? अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग और हिंदी में विश्व उष्णता कहलाता है। इसका अंग्रेजी भी आपको जानना अत्यंत जरूरी है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी गन्ना, जूट, कपास या गेहूं। तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह कपास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, या रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, क्या निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं? नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, जैविक या अजैविक। तो एक बार उपयोग से समाप्त होने वाले संसाधन जो होते हैं वे क्या होते हैं? गैर नवीकरणीय। और नवीकरणीय कभी समाप्त नहीं होते, उनका पूर्ति दोबारा किया जा सकता है। अगला सवाल आपके सामने, पर्यावरण का क्या काम है? हम लोग पर्यावरण में मौजूद हैं, तो पर्यावरण हमें क्या देता है? संसाधनों की पूर्ति, अवशेषों को समाहित कर लेता है, जो भी मरते, गलते, सड़ते चीजें हैं, जो भी अपशिष्ट है उसे समाहित करता है, जीवन को पोषण देता है, या उपर्युक्त सभी। तो आप पाएंगे कि ये सभी काम किसका है? ये सभी काम पर्यावरण का है। संसाधन हमें देता है, हम लोग जितना भी चीज यूज करते हैं सब के सब कहाँ से यूज होता है? पर्यावरण से। जितना भी अवशेष सब वही ऑब्जर्व करता है। जीवन को पोषण पर्यावरण ही देता है। इसका मतलब ये सभी सही होगा। अगला सवाल, त्वचा कैंसर का कारण हो सकता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण। तो त्वचा कैंसर का कारण ओजोन परत के पतले होने के कारण सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणें हो सकती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अपिक्को आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो जैसे चिपको आंदोलन था, वैसा ही अपिक्को आंदोलन किस राज्य से है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल की तमिलनाडु। तो ये रहा सवाल आपके सामने। इसका जवाब आप चिपको आंदोलन से रिलेट करके भी आप दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? तो कर्नाटक। अपिक्को आंदोलन कहाँ चलाया गया? कर्नाटक। और चिपको आंदोलन उत्तराखंड। अब देखिए, अपिक्को का क्या अर्थ होता है? गोद में उठा लेना, बाहों में भरना, गोद में बैठना, इनमें से कोई नहीं। तो अपिक्को का अर्थ होता है बाहों में भरना। बाहों में पेड़ों को भरकर पेड़ों को काटने से रोका जाने वाला जो आंदोलन था कर्नाटक में चलाया गया, उसे अपिक्को आंदोलन कहा जाता है। अब देखिए, भारत देश में प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना भारत में कब की गई? 1974, 1973, 1972 की 1962। तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो सही जवाब होना चाहिए आपका 1974। 1 मिनट मिला भी लेते हैं इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 156, सही जवाब 1974 है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपोस्ट खाद बनाने में कौन सा जीव उपयोग किया जाता है? चूहा, केचुआ, मधुमक्खी या तिलचट्टा। कंपोस्ट खाद बनाने में केचुआ का उपयोग किया जाता है, और केचुआ का विशेष पालन भी किया जाता है कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। अगला प्रश्न, वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि, ध्रुवीय हिम का पिघलना, उष्णकटिबंधीय तूफान या सभी। तो इसका जो कारण हो सकता है, एकदम सटीक कारण आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 158। तो इसका सटीक कारण है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैस कैसे गैस को बोलते हैं? ऐसा गैस जिससे सौर किरण पार हो जाता है, लेकिन पृथ्वी का किरण यहीं रह के फंस जाता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा होगा तो सूर्य की किरणें आ जाएंगी, लेकिन वापस ये सभी नहीं जा पाएंगी। तो इससे क्या होगा? इससे विश्व का तापमान बढ़ेगा। अगला सवाल, 1997 में जापान के किस शहर में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ? क्यूशु, क्योटो, होन्शु या ओकिनावा। तो इसका सही जवाब क्या है? क्योटो। क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से यह समझौता हुआ था 1997 में, जिसमें जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर एक समझौता हुआ, एक सम्मेलन हुआ, और सभी राष्ट्र यहाँ चिंता जताए कि नहीं, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इसमें कुछ उपाय करना चाहिए। अगला सवाल, धारणीयता का विकास
यानी ऐसा विकास जो लंबे समय तक चले की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कोठारी कमीशन, साइमन कमीशन, ब्रटलैंड कमीशन या वुड डिस्पैच? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो ब्रटलैंड कमीशन। इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया और उस रिपोर्ट का जो हेडिंग था वो क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। तो पूरा दुनिया का जो भी आदमी है सबका फ्यूचर जो है कॉमन है। अगर धरती सेफ नहीं रहा तो सब कोई नर्क में जमेंगे। एक लाइन, सब कोई को दिक्कत होगा। आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से ब्रटलैंड कमीशन एक धारणीयता के विकास की अवधारणा के लिए एक पब्लिश करता है एक पत्रिका। शायद ये सवाल आपका दोबारा आ गया है, तो इसका जवाब तो आपका यही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला सवाल, दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में किसका उपयोग ईंधन के रूप में करके वायु प्रदूषण को रोका गया? एलपीजी, थर्मल पावर प्लांट, सीएनजी या फिर सौर ऊर्जा? तो गाड़ियों में दिल्ली में इस्तेमाल किया जाने लगा सीएनजी, इससे पेट्रोल और डीजल का खपत कम हुआ, तो दिल्ली में प्रदूषण बहुत पैमाने पर कम किया गया सीएनजी प्रणाली लगा। अगला सवाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उद्योगों की कितने श्रेणियों की पहचान की है कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हैं? 12, 13, 17 या 125? तो कितने उद्योग ऐसे हैं जो विशेष तौर से ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह है क्वेश्चन नंबर 163। तो इसका सही जवाब है 17। 17 उद्योगों की पहचान किया गया है जो प्रदूषण ज्यादा फैलाते हैं। यह कौन किया है? तो सीपीसीबी। सीपीसीबी का पूरा नाम आपको जानना चाहिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगला प्रश्न आपके सामने, चीन। अब देखिए, भारत का पड़ोसी देशों के साथ तुलना वाला सवाल आपका अब आ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? पूंजीवादी, मिश्रित, निर्देशित की लोकतांत्रिक? तो चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। यह है क्वेश्चन नंबर 164। तो चीन की अर्थव्यवस्था निर्देशित है, यानी सरकार के हिसाब से चीन की अर्थव्यवस्था चलती है, साम्यवादी जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न, पाकिस्तान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1951, 1953, 1950 की 1956? तो भारत में तो 1951 में किया गया। पाकिस्तान में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब किया गया, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1956। जब हम लोग दूसरा योजना की ओर चल रहे थे तब पाकिस्तान में पहला योजना चलाए जाने का शुरुआत किया जा रहा था। पाकिस्तानी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? मध्यकालीन विकास योजना, पंचवर्षीय योजना, विकास योजना, विकासशील योजना? तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 166। इसे कहते हैं हम लोग पाकिस्तान में पंचवर्षीय योजना को मध्यकालीन विकास योजना, यानी मेडाइवल डेवलपमेंट स्कीम। अगला प्रश्न आपके सामने, चीन में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, भारत में 51, पाकिस्तान में 1956, चीन में कब? 51, 53, 50 की 60? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन में शुरुआत कब हुआ था? तो चीन में आपका शुरुआत हुआ है 1953 में। तो आपको 3 डेट याद रखना है पंचवर्षीय योजना का। भारत में कब? इंडिया में 1951। और उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए चाइना में तो 1953। उसके बाद आपसे पूछा जाए अगर पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कब हो जाएगा? 1956। अगला प्रश्न, ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना का संबंध किस देश से है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना का संबंध भारत, पाकिस्तान, चीन या अमेरिका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना कहाँ चलाया गया था? तो चाइना में चलाया गया था। अब देखिए, सवाल है उसी से कि चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना की शुरुआत कब की गई? 50, 60, 55 या 58? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 169। तो इसका सही जवाब है 1958। ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना की शुरुआत चीन में कब किया गया? 1958 में। अब देखिए, 1958 में चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से खेती कार्य शुरू किया गया। कृषि के इस स्वरूप को क्या कहते थे? यानी सामूहिक कृषि, कम्यून, क्रांति, विकसित कृषि, योजनागत कृषि? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कम्यून। और रूस में जो खेती किया जाता था इस प्रकार सामूहिक कृषि, इसे कहा जाता था कोल खोज। ये चीज शायद आपको कोई भी क्लास में आपको जरूर काम देगा, ये कोल खोज वाली बात। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 165। माओ ने 1965 में चीन में किस क्रांति की शुरुआत की? महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति, चीनी क्रांति, कम्यून क्रांति, ग्रेट लीप क्रांति? तो जो माओ के द्वारा जो शुरू किया गया चीन में क्रांति, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। शुरू किया गया 1965 में माओ के द्वारा। और उनके समर्थक को क्या कहा जाता है? तो माओवादी कहा जाता है। उनके समर्थकों को माओवादी। इनका सोच है कि हक अगर मांगने से नहीं मिलता तो हथियार उठा के हक लिया जाए।
अगला प्रश्न देखिए, चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? 1950, 1960, 1968, 1978। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई, तो जवाब है 1978 में चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न आपके सामने, चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे SEZ कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना, विदेशी वस्तुओं को आकर्षित करना, विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विदेशी निवेशकों, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो मार्केट में पैसा लगाएंगे उनको इन्वेस्ट करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया ताकि वो लोग इन्वेस्ट करें। अगला सवाल देखिए, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? ये सवाल आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या औपनिवेशिक, यही है आपका 4 ऑप्शन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था भी भारत की तरह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला सवाल, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार कार्य कब हुआ? 88, 80, 70 या 78? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कब किया गया? तो 1988। अब तुलनात्मक रूप से एक बार आप जानिए, 1991 में भारत में आर्थिक सुधार किया गया, 1978 में चीन में आर्थिक सुधार किया गया, 1988 में पाकिस्तान में आर्थिक सुधार किया गया। आर्थिक सुधार के मामले में पहले चीन, फिर पाकिस्तान और फिर भारत। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भारत, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश? तो इसमें से जवाब आपका चीन होगा। चीन का जनसंख्या घनत्व मात्र 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है एज पर 2011। अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। अगला सवाल देखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राष्ट्र अगर पूछे तो सही जवाब होगा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान तेजी से जनसंख्या वृद्धि करने वाला राष्ट्र है। अगला प्रश्न, एक संतान की नीति यानी 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश? तो एक बच्चों की नीति लागू करने वाला देश कौन है? तो वो आपका चीन है। अगला सवाल, सबसे कम नगरीकृत देश कौन है? सबसे कम शहरीकरण, भारत, चीन, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो इनमें से सबसे कम नगरीकृत देश आपसे पूछा गया है 179। तो इसका सही जवाब है भारत, क्योंकि भारत का दिल गांवों में बसता है। भारत की ज्यादा आबादी भी गांवों में है। भारत में अगर नगरीकरण की बात किया जाए तो 69% और 31% शहर और 69% ग्रामीण, ये आपका एवरेज में है। अगर एग्जैक्ट बात कीजिएगा तो 68.8 और ये आपका 68.2 और ये आपका 31.8। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से चीन का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो जीडीपी के आधार पर, जीडीपी में एज पर एनसीईआरटी ये जवाब दिया जा रहा है, जीडीपी के आधार पर विश्व में चीन का जो अर्थव्यवस्था है वो कैवा नंबर में आता है? ये सवाल पूछा गया है। तो दूसरे नंबर में आता है, यानी अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा जीडीपी किसका है? तो चीन का है। ये एज पर एनसीईआरटी। अब देखिए, भारत का जीडीपी चीन के जीडीपी का कितना है? 10, 20, 31 या 41? तो भारत का जीडीपी चीन के जीडीपी का कितना है? तो 41% है। यानी अगर चीन का जीडीपी अगर 100 का है तो भारत का जीडीपी मात्र 41 का है। तो हम लोग चीन से इस मामले में तो बहुत पीछे हैं। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? कृषि, उद्योग, सेवा या विनिर्माण? तो भारत में सर्वाधिक कार्यबल अगर कहीं कार्यरत है तो कौन से क्षेत्र में? यह सवाल पूछा गया है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कृषि में। सबसे ज्यादा कार्यबल कृषि में लगा हुआ है भारत में। अगला सवाल, चीन में सर्वाधिक कार्यबल कहाँ लगा हुआ है? कृषि, उद्योग, सेवा कि विनिर्माण? तो चीन में लगा हुआ है सबसे ज्यादा सेवा में। तो हमारे यहाँ भी सेवा में लगने का जरूरत है। अगला सवाल, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है HDI, इसमें कौन सा देश की स्थिति सबसे अच्छी है? भारत, चीन, पाकिस्तान या नेपाल? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 184 का। तो इसमें भी हमसे आगे चीन है। इसका मतलब चीन की अर्थव्यवस्था से हमें कुछ सीखने की जरूरत है। अगला प्रश्न, सुधार कार्यक्रम सबसे पहले किस देश ने लागू किया? चीन, पाकिस्तान, भारत या श्रीलंका? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 185 का। तो 185 का ए। अगर इसमें हम लोग बात करें तो चीन सुधार कार्यक्रम लाया 1978, पाकिस्तान लाया 1988 और भारत लाया 1991। अगला प्रश्न, चीन ने आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए किस व्यवस्था का प्रयोग किया? सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण, बाजार व्यवस्था का प्रयोग, निजी क्षेत्र का प्रयोग या कृषि क्षेत्र का प्रयोग?
तो चीन अपना विकास को बढ़ाने के लिए किया क्या है, ये सवाल आपसे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाजार व्यवस्था का प्रयोग किया और मार्केट के आधार पर अपना अर्थव्यवस्था को चलने दिया। अगला सवाल, किस देश ने परंपरागत विकास की नीति अपनाया? भारत, चीन, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो इसका भी सही जवाब आपका क्या है? तो सही जवाब आपका चीन है। परंपरागत विकास नीति को अपनाने वाला देश कौन है? तो देश आपका चीन है। अगला सवाल, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो 1950 में स्थापित योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? पीएम, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री या विदेश सचिव? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पीएम। और वर्तमान में नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष पीएम ही होते हैं। अगला सवाल, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन है? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं? तो भारत में अब तक कुल 12 योजनाएं चलाई गई और अंतिम योजना कौन सी है? तो 12वीं है। अगला सवाल, समृद्धि, समृद्धि से क्या तात्पर्य है? वस्तु सेवाओं का उत्पादन क्षमता में वृद्धि, उत्पादन पूंजी के भंडार में वृद्धि, परिवहन और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, इनमें से सभी। तो समृद्धि का क्या अर्थ है? समृद्धि यानी एक तरह से आर्थिक विकास का एक बहुत ही अच्छा पहलू है। तो ये सभी आ जाएगा आपका समृद्धि में। वस्तु सेवाओं का उत्पादन क्षमता बढ़ना, उत्पादक पूंजी के भंडार बढ़ना, परिवहन बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होना। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा देश विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक? पाकिस्तान, जापान, इंग्लैंड या भारत? तो कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो हमारा भारत है, इसमें हम लोग आगे हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, काम के बदले अनाज योजना या प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस देश को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है? यानी ज्ञान अर्थव्यवस्था जो नॉलेज का इकोनॉमी है उसको सबसे बेस्ट यूज कौन किया? भारत, जापान, आयरलैंड या अमेरिका? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 193। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है आयरलैंड। ज्ञान इकोनॉमी यानी नॉलेज इकोनॉमी का सबसे बेहतर यूज आयरलैंड किया है। अगला प्रश्न आपके सामने, औपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार कौन था? जापान, इंग्लैंड, चीन या फ्रांस? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है इंग्लैंड। अंग्रेज का ही हम लोग गुलाम थे तो सबसे बड़ा भागीदार कौन होगा? अंग्रेज ही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, टाटा स्टील विश्व के कितने देशों में कार्यरत है? तो टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? आपके पास ऑप्शंस भी है, ऑप्शंस आप देख लें। ऑप्शन है 50, 31, 16 या 26। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 195 का, तो यह है आपका 16 देश में टाटा स्टील कार्यरत है। अगला प्रश्न, निर्धनता के आकलन के लिए जेल निर्वाह लागत की धारणा के प्रतिपादक कौन है? मनमोहन सिंह, राधाभाई नेहरू, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन? तो ये सवाल 2023 में पूछा गया सवाल था, तो इसका सही जवाब है दादाभाई नेहरू जी। जेल के आधार पर गरीबी का आकलन करने वाले कौन है? निर्वाह लागत दादाभाई नेहरू जी। अगला सवाल, निम्न में से किस साधन से ऊर्जा की सर्वाधिक बचत की जा सकती है? सीएफएल, एलईडी, ट्यूबलाइट की सामान्य बल्ब? तो सबसे ज्यादा बचत जो होता है वो किससे होता है? एलईडी से होता है। अगला सवाल, निम्न में से किस व्यक्ति को दिहाड़ी मजदूर कहा जाएगा? सरकारी विद्यालय का शिक्षक, फेरी वाला, मोची, भवन निर्माण में कार्यरत मजदूर? तो दिहाड़ी मजदूर किसे कहते हैं? जो काम करता है, पैसा लेता है एक एक दिन का, वही आपका होगा। भवन निर्माण में मौजूद, निर्माण में कार्यरत मजदूर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा निर्धनता का एक कारक है? बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, जनसंख्या दबाव या इनमें से सभी? तो इसमें आपका निर्धनता का एक कारण जो हो जाएगा वो आपका इनमें से सभी होगा। निर्धनता का कारण इनमें से सभी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। सवाल ये है कि परिप्रेक्षात्मक योजना का उद्देश्य कितने वर्षों में प्राप्त होता है? परिप्रेक्षात्मक योजना किसे कहते हैं? दीर्घकालीन योजना। तो इसका उद्देश्य कितने वर्षों में प्राप्त होता है? 5, 10, 15 या 20? तो ये तो लॉन्ग टर्म है, तो इसका जो उद्देश्य होगा ये 20 सालों में प्राप्त होगा। तो इसी के साथ हमारा 200 क्वेश्चन, 200 MCQ जो इकोनॉमिक्स का हमारा भारतीय इकोनॉमी से प्योर NCERT बेस्ड, आप NCERT बुक खोल के भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सवाल कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं। तो ये रहा आपके सामने। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए आज का आखिरी सवाल है कि भारत
में द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? द्वितीय 5 ईयर प्लान कब से कब तक? आपका ऑप्शन है 1951 से 1956, ऑप्शन बी है 1956 से 1961, ऑप्शन सी है 1961 से 1966 और ऑप्शन डी है 1969 से 1974। तो यहाँ पूछा गया है द्वितीय 5 ईयर प्लान। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।